इनको इनफाइनाइट रखोगे अब आप लोग, तो अभी कौन सा फॉर्मूला है 0/, तो ये जो n है उसको मैं 2/n लिख सकता हूँ, मतलब रेसिप्रोकल डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बना लेता हूँ। ठीक है, ये जो 2 है ना, इस 2 में से एक 1 इसको देता हूँ, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल हो गया ना, p और q तो कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा, e raised to limit of n tends to infinite p raised to 1/n minus 1 plus q raised to 1/n minus 1, और नीचे जो 1/n है 2 तो कांस्टेंट है, उसको वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको 1/n दे दिया, 1/n इसके साथ भी आएगा, दोनों के साथ देगा नहीं, तो इसका आंसर log p बोले ln p, इसका आंसर प्लस ln q, प्लस का क्या होता है तो e raised to power ln रूट p q हो गया, 1/2 को पावर भी ले लो, ln का बेस p है तो ये और ये सेम है, तो प्रॉपर्टी के साथ आंसर रूट p। इसमें आप देखो तो 4 फंक्शन है और चारों की प्रॉपर्टी, साइन की प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर बात करें तो मेरा एंगल 0 हो रहा है, अगर 0 को अप्रोच करें तो नीचे क्या चाहिए, उससे डिवाइड और उसी मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर ln 1 + 3x है तो डिवाइड बाय 3x इनटू मल्टीप्लाई बाय 3x, tan इनवर्स रूट x, क्या चाहिए रूट x, तो देखा जाए तो आपने रूट x के स्क्वायर से डिवाइड किया तो हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया, लिमिट यहाँ लगा रहा तो ये भी 0 बनता है, यहाँ पर भी प्रॉपर्टी to 5x to 1/3 minus 1 है तो डिवाइड बाय 5x to 1/3 into 5। अच्छा, ये जो x और ये जो x to 1/3 वो मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई क्यों करना है, तो कर दिया, आपकी टेंशन वो है, बाकी तो कुछ नहीं, बाकी तो सब में प्रॉपर्टी है, लिमिट लगाऊंगा तो इसका आंसर 1, इसका आंसर तो क्या बचा 3, इसका आंसर 1, इसका आंसर 1, तो क्या बचा, तो चारों की प्रॉपर्टी सर 21st में एक आंसर तो 1/2 आएगा, वो नॉन एक्सिस्टेंट कैसे है 21st का ए, हाँ वो नॉन एक्सिस्टेंट कैसे है, आपकी सबसे क्या आंसर आ रहा है 1/2, आपने रूट के बाद जब टर्म लिया था तो मोड लिया नहीं लिया होगा, मैंने तो इसको ट्रिको से पहले सोच रहा था tan x/2 आया, तो tan x/2 कैसे आया 1 - cos x आपने 2 sin x/2 लिखा, 1 + cos x को 2 cos x/2 लिखा, तो tan x/2 रूट के बाहर जब जाएगा तो मॉड लेके जाएगा, तो 0 प्लस और 0 माइनस करोगे तो 0 प्लस और 1 पॉजिटिव होगा, बट 0 माइनस 1 नेगेटिव हो जाएगा, ये तो हमेशा ध्यान में रखो, रूट के बाहर लोगे तो मॉड लेके आएगा। 21 का बी ऑप्शन, 21 का बी ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या किया एग्जिस्ट नहीं करता, कैसे कटेगा आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं f of एक फंक्शन f of x इक्वल टू x/x, इसका डोमेन क्या है, ऑलरेडी तो कट भी तो कर सकता था मैं, तो फिर इसका डोमेन क्या होना चाहिए था, ऑलरेडी तो वन कांस्टेंट बच गया, पर ऐसा नहीं होता, जब आप डोमेन लिमिट ये जब सब पुट करते हो तो आप लोग ओरिजिनल वेरिएबल को कट नहीं करते, जो जैसा है उसमें क्या हो सकता है वो देखोगे आप, इसका डोमेन आप वन कैसा ऑल द रियल वैल्यू नहीं लिख सकते, जो आपने बताया उससे ऑल द रियल वैल्यू एक्सेप्ट 0, तो सेम यहाँ पर भी जब आपको ऐसा लग रहा है कि sin 1/x तो sin 1/x कट जाता हो, तो पर ऐसा कटेगा नहीं, वो कटेगा, कटता होगा,
आप कट तब पाओगे जब मुझे पता है कि ऊपर भी 1/2 आंसर है, नीचे भी 1/2 आंसर है, तो मैं कट कर लेता क्योंकि कांस्टेंट मुझे पता है। यहाँ पर कैसा हो रहा है कि x को 0 रखो तो साइन इनफाइनाइट होगा, वो -1 और 1 के बीच में रोटेट करता रहेगा। आपको क्या पता कि ये जहाँ रोटेट करता है तो इसकी जो वैल्यू होगी इसकी वैल्यू सेम होगी। तो आपको तो इतना पता है कि उसका रेंज -1 और 1 के बीच में एग्जैक्टली तो पता ही नहीं है, तब इसको कट ही नहीं कर सकते, इसका कुछ नहीं कर सकता क्योंकि बस मुझे इतना पता है कि इसका ऊपर का आंसर भी -1 और 1 के बीच में होगा, नीचे का भी आंसर -1 और 1 के बीच में होगा। बट होगा क्या, जब तक वो फाइनाइट वैल्यू नहीं पता तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसका फंक्शन का आंसर क्या नहीं हो सकता है। तो बी आप ध्यान में रखोगे, ऐसा कट नहीं कर सकता। इसका डी वाला तो डी वाले में कैसे होगा कि आपको फोर्थ इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कोटेक्स दिया हुआ है और हमें पता है कि भाई ग्रेटेस्ट हटाएंगे बाद में बाकी सारी बातें चालू करेंगे। तो आप जब 5/2 प्लस लोगे तब कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचोगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में फोर्थ पहले तो नेगेटिव होता है और 5/2 की वैल्यू और सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है और 5/2 की वैल्यू 0 और 135 की वैल्यू -1। इसका कि 5/2 से थोड़ी बड़ी वैल्यू तो किसके बीच में होगा, 0 और -1 के बीच में होगा, तो उसके उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा -1। तो उसके आपका आंसर क्या होगा, कोस इनवर्स -1 तो 5। कोस इनवर्स -1 क्या होगा 5, ये आरएचएल का आंसर है। एलएचएल जब देखोगे तो 5/2 माइनस देखोगे, 5/2 माइनस देखोगे तो कोस 0 इनफाइनाइट होता है बट कोस 45 1 होता है। तो आप 5/2 से थोड़ी छोटी वैल्यू तो भी 0 और 1 के बीच में ही तो होगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो उसके में कोस इनवर्स 0 आएगा। कोस इनवर्स 0 की वैल्यू 5/2 आपका आरएचएल और एलएचएल सेम नहीं है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। डीबीबी 4 में और कोई कुछ तो देखो बताओ सर। 22 का डी वाला इसमें एक और प्रॉपर्टी लगाने की ट्राई करते हैं। वो 6x स्क्वायर फिर कोटेक्स है, कोटेक्स को 1/10x लिख लेते हैं, सेक कोटेक्स 2x को 1/sin 2x लिख लेते हैं। एक ये 6x स्क्वायर में से एक x इसको दे देता हूँ, एक x इसको दे देता हूँ, इसको एक 2 भी दे देता हूँ। क्यों, बिकॉज x बाई जैसे 10x/1 होता है तो उसका रेसिप्रोकल भी तो 1 ही होगा, तो प्रॉपर्टी के हिसाब से ये और ये तो 1 हो जाने वाले हैं। ठीक है, अब नीचे को चेक करते हैं। नीचे में sec ऑफ cos x को 0 के लिए तो 1 होगा, प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों की, प्लस पाई tan ऑफ π/4 sec x -1। x अगर 0 है तो cos 0 की वैल्यू कितनी 1, tan π/4 sec 0 भी 0 1 ही होगा, tan 45 भी 1, तो यहाँ पर बचा 1 और ये 1 हुआ कैंसिल, तो बचा क्या sec π तो -1 होता है, तो डायरेक्टली आंसर -3 है। दिखने में बड़ा लग रहा है। डीबीबी 3 का 24 का डी
देखो ना यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या होगा, रूट एक्स से जब डिवाइड करोगे तो ऊपर बचेगा 1। अच्छा रूट एक्स जब यहाँ पर जाएगा मल्टीप्लाई में तो अंदर जब रूट के अंदर जाएगा तो एक्स होके जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1, एक्स का एक्स 1 हो जाएगा और यहाँ पर वो होगा रूट ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। सही है। अब ये x जब अंदर जाएगा तो क्या होके जाएगा, फिर स्क्वायर होके जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 1/x प्लस 1/x⁵/2। तो उसमें देख पे इनफाइनाइट होगा तो ये भी 0 हो जाने वाला है, ये भी 0 हो जाने वाला है, तो बचेगा क्या सर 1 का स्क्वायर रूट 1 और ऊपर भी 1। और फिर एरिया चेक करके बताओ। रूट एक्स से डिवाइड कर दिया तो ऊपर तो रूट एक्स 1 हो गया और वो रूट एक्स जब यहाँ पर डिवाइड हुआ अंदर गया रूट के अंदर एक्स होके गया तो एक्स पे एक्स को 1 रख दिया, बाकी यहाँ पर तो डिवाइड एक्स को नहीं रखा हुआ, फिर वो एक्स को वापस अंदर नहीं गया तो एक्स पे हो गया। और फिर डिफिकल्ट 4 तक में नहीं होता, डिफिकल्ट 5 के बताइए, डिफिकल्ट 5 का फिफ्थ वाला। सारे में एकदम टाइम पास के लिए दिया वो तो 0 है, टाइम 1 कोई काम ही नहीं।
देखो इसमें फिफ्थ वाले क्वेश्चन में मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा, ए आंसर आ रहा है, बट सी आंसर दिया, मतलब हमने कुछ मिस्टेक किया, वो उनको पता है कि बच्चे क्या मिस्टेक कर रहे हैं, तो उन्होंने ए ऑप्शन भी दिया हुआ है, वही आएगा, तो गलत आंसर है, आंसर सी है। तो हमने कुछ गलती की होगी, एक बार चेक कर लेते हैं। इसके अंदर तो साइन 1 बाई ना वैसे वैसे ही है, उसका कोई काम नहीं, क्योंकि एन अगर इनफाइनाइट पुट करता तो साइन 1 बाई इनफाइनाइट 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये काम का आपके पास सिर्फ काम क्या है, n अपॉन n प्लस 1 रेज़ टू पावर अल्फा, ये 0 हो गया, राइट। तो आपके पास बचा क्या, n अल्फा हो जाएगा, मतलब ये बाहर निकलेगा। फिर ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस 1 और माइनस 1, जब माइनस 1 करके एलसीएम लोगे तो क्या बचेगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस n। प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर मैं n को इनफाइनाइट रखूं तो 0 बनना चाहिए, तो बनेगा ही। तो फिर इसका रेसिप्रोकल आपको ऊपर चाहिए, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, माइनस ऑफ n प्लस 1, उससे मैंने मल्टीप्लाई किया तो सामने उससे डिवाइड भी करूंगा, माइनस 1 बाई 1 प्लस n, और ये n अल्फा तो यहाँ था ऑलरेडी, करेक्ट। तो लिमिट जब अप्लाई करूंगा तो इसका आंसर e, तो e के पावर में लिमिट यहाँ पर भी जाएगा, लिमिट यहाँ गया तो क्या हो गया, माइनस n अपॉन 1 प्लस n इंटू अल्फा। फिर हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे n से डिवाइड, ऊपर बचेगा 1, मतलब ये माइनस अल्फा अपॉन 1 बाई n प्लस 1, n को इनफाइनाइट रखूंगा तो 1 बाई इनफाइनाइट 0, तो बचा है e रेज़ टू माइनस अल्फा। आगे था नहीं, कुछ मिस्टेक है, कुछ मिस्टेक है। सर जब तक लिमिट अप्लाई नहीं करा तो साइन को 0 नहीं ले सकते ना, स्टेप में सही बात है, साइन 1 बाई इनफाइनाइट 0 होगा, बट वो अभी नहीं होगा, कभी भी होगा, मतलब इसका मतलब नहीं रहेगा, बट अभी नहीं डाल सकता, सही बात है, क्योंकि चालू करा फिर तो हर जगह डालना पड़ेगा मुझे, तो थोड़ी एक ही जगह डाल पाऊंगा। तो फिर प्रॉपर्टी के हिसाब से प्लस 1 और माइनस 1, फिर ये भी चेक कर लेते हैं कि ये 0 होगा कि नहीं, होता ही होगा, बिकॉज ये 0 हो रहा है। इसको अगर आप n से डिवाइड कर लोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई n तो 0 होगा, तो 1 बचेगा, 1 रेज़ टू अल्फा 1 ही होगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो 0 तो बन रहा है, मतलब प्रॉपर्टी तो लग सकती है। अब प्रॉपर्टी के हिसाब से आप क्या करने वाले हो, इसके रेसिप्रोकल से डिवाइड किया होगा और उसी से वापस मल्टीप्लाई भी किया होगा, तो मल्टीप्लाई ये हुआ होगा पूरा आपका, ये जब मल्टीप्लाई हुआ होगा n अपॉन n प्लस 1 रेज़ टू अल्फा वगैरह, n अपॉन n प्लस 1 रेज़ टू पावर अल्फा प्लस साइन 1 बाई n माइनस 1, रेसिप्रोकल से ये आपके सामने मल्टीप्लाई में आया होगा, ठीक है, और इनटू में ये n तो है ही, ये बराबर है, ये n सबके साथ मल्टीप्लाई में जा रहा होगा, मतलब सबके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यहाँ पर होगा आपके पास n अपॉन n प्लस 1 रेज़ टू पावर अल्फा इंटू n प्लस साइन 1 बाई n इंटू जो n आया होगा उसको 1 अपॉन n भी लिख सकता हूँ, और माइनस n। इसका आंसर कितना होगा, क्योंकि आप जब लिमिट अप्लाई करते हो
लिमिट टेंडिंग टू इनफाइनाइट टू पे 0 हो रहा है, हम्म, तो फिर यही सब नीचे भी है, तो इसका आंसर क्या होगा प्रॉपर्टी के हिसाब से 1, और वो e⁻1 का e अलग कर लो, ये e⁻1 होगा ना, और बाकी क्या बचा उसके साथ e⁻ लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट n अपॉन n प्लस 1 रेज़ टू पावर अल्फा इंटू n, और ये माइनस ठीक है, ये e इंटू e⁻ लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो ये n की वजह से आप लिमिट पुट नहीं कर पाओगे, ये प्रॉब्लम नहीं है अब मेरी प्रॉब्लम ये है, इसमें कैसे पुट करूं, एक काम करते हैं, यहाँ से n तो कॉमन है, n कॉमन है, इसको रेसिप्रोकल कर लेता हूँ, इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या होगा 1 प्लस n डिवाइडेड बाई n रेज़ टू पावर माइनस अल्फा, और ये माइनस, अच्छा रेसिप्रोकल करने का मेरा रीजन था कि ऊपर ज्यादा टर्म होंगे तो मैं सेपरेट कर सकता हूँ, नीचे ज्यादा टर्म होगा तो कोई फायदा ही नहीं है, तो ऊपर ज्यादा टर्म अब सेपरेट करूंगा तो क्या बचेगा 1 प्लस 1 बाई n, एक्सपांशन कर सकते हैं, या तो फिर अगर आप डायरेक्टली n को वापस, वही प्रॉब्लम है कि आप इनफाइनाइट तो पुट, आप ये सोच ही नहीं सकते कि ये 0 हो जाएगा तो इसका क्या करोगे, इसलिए आपके पास एक ऑप्शन ये है कि इसका एक्सपांशन करो, बाइनोमियल थ्योरम, इसका पहला टर्म 1 और माइनस n होगा ना, लास्ट में माइनस n होगा, माइनस क्या होगा n n कॉमन चाहिए, और ये पूरा है, तो इसका एक्सपांशन का फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म माइनस अल्फा c1 इंटू 1 बाई n, उसका थर्ड टर्म माइनस अल्फा c2 इंटू 1 बाई n स्क्वायर, करेक्ट, चलता रहेगा, और ये अलग से एक -1 है, एक पहला वाला +1 और ये -1 कैंसिल, ये n जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसको छोड़ के बाकी सब पे सारे टर्म में डिवाइड में रहा होगा, तो बाकी सब में को इनफाइनाइट रखूंगा तो 0 हो जाएगा, और वो n जब यहाँ कैंसिल होगा तो यहाँ पर क्या बचा होगा माइनस अल्फा, तो e के पावर में माइनस अल्फा बच गई, ऑलरेडी e था आपके पास, तो e⁻1 माइनस अल्फा, तो फिर आप डायरेक्टली लोग लगा के पावर बाहर ले लो और फिर एलओसी से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि वो ऊपर रेसिप्रोकल कर लेंगे तो एक्सपांशन कर पाएंगे, बिकॉज ऑफ ये n होने की वजह से डायरेक्टली लिमिट नहीं लग पा रहा होगा, पर ये भी अप्रोच है हमारे पास, बट वो जो पहले मैंने गलती की वो आप लोग मत करना कि डायरेक्टली लिमिट लगा लिया किसी एक टर्म में, बाकी टर्म में मत लगाओ, ऐसा नहीं चलेगा। कौन सा 8 एक बार छोड़ दो, सैंडविच किया रहा है 9 9 भी छोड़ दो, भी सैंडविच किया रहा है 6 वाला, देखो लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी x रेज़ टू 2n माइनस 1 अपॉन x रेज़ टू पावर 2n प्लस 1, अब इसमें मैटर करता है कि आपके x क्या है वो नहीं पता है मुझे, तो मेरे को 3 केस लेने पड़ेंगे, वैसे 2 केस में हो जाएगा, पहला केस x ग्रेटर देन 1, अगर x अगर 1 से बड़ा है, x अगर 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ी वैल्यू पे इनफाइनाइट पावर भी इनफाइनाइट ही होगा, सही, तो उससे तो हम लोग ऊपर नीचे x रेज़ टू 2n से डिवाइड कर लेंगे, तो क्या बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन x रेज़ टू 2n डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 अपॉन x रेज़ टू 2n, और उसके से 1 अपॉन x रेज़ टू 2n 0 हो जाएगा, क्योंकि x रेज़ टू 2n इनफाइनाइट है, तो ऊपर से क्या बचा 1, नीचे भी क्या बचा 1, इसका आंसर क्या है 1, कब जब x को आपने ग्रेटर देन 1 लिया है, ठीक है, अरे x इसमें ग्रेटर देन 1 लोगे तो भी वही होगा, x जब आप लोग लेस देन -1 लोगे तो भी वही होगा, क्यों, बिकॉज पावर इवन है, 2n मतलब कैसा नंबर,
इवन पावर तो -1 से छोटी वैल्यू का इवन पावर भी तो 1 से बड़ा ही हो जाएगा। इसलिए x ग्रेटर देन 1 के लिए जो आ रहा है वही सेम आंसर x लेस देन -1 के लिए आएगा। सही है। अब क्या बचा, x इज बिटवीन 0 to 1 बचा। तो स्क्वायर होने की वजह से मतलब इवन पावर होने की वजह से x जब -1 से 0 का तब भी वैसे ही होगा। तो देखा है तो -1 से 1 डायरेक्टली ले लेता हूं। तो -1 और 1 के बीच में कैसा होगा कि पावर इंक्रीज करोगे तो वैल्यू इंक्रीज होगी तो x to 2 ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से 1 का डायरेक्टली इनफाइनाइट पावर ही तो टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा माइनस पर, नीचे क्या बचेगा 1। इसके दो आंसर आए, +1 भी आया और +1 कब आया 1। मेरा आंसर तब आ रहा है जब मेरा x ग्रेटर देन 1 है या तो फिर लेस देन -1 है, और मेरा आंसर -1 तब आ रहा है व्हेन x इज बिटवीन, और मेरा आंसर x इक्वल टू +1 या -1 पे 0 आएगा। जो +1 और -1 तो डायरेक्टली पुट करूं तो 1 to समथिंग तो 1 ही हो जाएगा, तो उसके तो ऊपर ही 1 - 1 0 हो जाएगा। इससे 3 आंसर आए और तीनों आंसर आपको एक साथ लिखना है। तो मेनली लोगों को ये जानना था कि पहले तो बच्चों को पता चलता है कि नहीं कि आपको कोई नंबर सिस्टम की तरफ से ब्रेक करना पड़ेगा। दूसरा कि इसको लिखोगे कैसे आप ऑप्शन के टर्म्स में। तो यहाँ पर कैसा है कि जब आप पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हो x ग्रेटर, अच्छा x ग्रेटर देन 1 x लेस देन -1 का मतलब क्या होगा, mod x इज ग्रेटर देन 1, mod x 1 से बड़ा होगा तो x या तो 1 से बड़ा होता है या तो -1 से छोटा होता है। x अगर -1 से 1 के बीच में, इसको कैसे लिखते हैं, mod x इज लेस देन 1। mod x ये इक्वालिटी है ना सब कुछ। mod x अगर 1 से छोटा है तो x किसके बीच में होगा, -1 से 1 के बीच में। कौन सी प्रॉपर्टी इक्वालिटी की, mod x अगर a से छोटा है तो x किसके बीच में, माइनस से a के बीच में। mod x अगर ग्रेटर देन a है तो x का क्या होगा, या तो ग्रेटर देन a होगा या तो लेस देन -a। सही है। और इसको लिखना है तो mod x इक्वल टू 1, mod हटेगा तो +1 क्या देगा -1। इसका मतलब होगा कि जब आप लोग mod x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ले रहे हो, या स्पेसिफिक तो mod x -1 इज ग्रेटर देन 0, 1 को शिफ्ट कर दो, इसको mod x -1 इज लेस देन 0। अब मुझे याद बताओ सोच के, आप ये बोलो कि ये जब पॉजिटिव है तो आपका आंसर 1 आ रहा है, ये जब नेगेटिव है तो आपका आंसर -1 आ रहा है, और ये जब इक्वल टू 1 है तो इसका आंसर 0 आ रहा है। ऐसा कहां होता है, पॉजिटिव वैल्यू के लिए 1, नेगेटिव वैल्यू के लिए -1, इक्वल टू 0 के लिए 0 0। तो ये सिग्नम ऑफ mod x -1 हो गया। तो हमें सिग्नम भी एक बार सोचना पड़ेगा आंसर को। एंगल बाइसेक्टर का लेंथ याद है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल हम लोगों ने डिस्कस किया हो। किसी भी एंगल बाइसेक्टर का लेंथ जिस साइड पे होता है उसका स्क्वायर माइनस में, और एक्सिस्टेंट साइड का वो तो कोसाइन रूल है, या तो फिर वो मीडियन का लेंथ से जो होता है, दो तरह के स्क्वायर यूज होता है। मैं एंगल बाइसेक्टर पूछ रहा हूँ। ये आपके पास ट्रायंगल एबीसी है, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट को आप क्या बोलते हो, इन सेंटर। ये इन सेंटर है, जहाँ पर तीनों एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट होता है। ये अगर देखूं इन सेंटर, आप इसलिए भी बोलते हो बिकॉज अंदर जो इन सर्कल बनता है उसका सेंटर वही होता है, करेक्ट। तो ये जो सर्कल है इन सर्कल, उसके लिए जो तीनों साइड है वो क्या है, टेंजेंट। तो फिर सेंटर से लेकर टेंजेंट पे जब भी लाइन ड्रॉ करोगे कितना डिग्री बनता होगा, 90।
ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी, अच्छा इसको नाम भी दे देता हूँ मैं, एडी नाम दे देता हूँ। एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी को मैं ऐसे बोल सकता हूँ, एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीडी प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल एडीसी, बोल सकते हैं। एबी का लेंथ को क्या लिखते हैं अपने नॉर्मली, स्मॉल सी, बीसी को स्मॉल ए, एसी को स्मॉल बी। इस एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी निकालना तो कैसे निकालोगे, into sine of angle, half of the BC into sine of included angle, product of two adjacent side into sine of included angle, ये फॉर्मूला आपकी एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी की फॉर्मूला हाफ ऑफ ये दोनों एडजेसेंट साइड लूं मैं साइन, तो बीसी इनटू साइन है, अब कोई भी दो एडजेसेंट साइड और उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल लेना होता है, हाफ ऑफ बीसी इनटू साइन है। अब अगर मैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीडी निकालता हूं, एबीडी तो मैं क्या बोल सकता हूँ, हाफ ऑफ एडी इंटू सी इंटू साइन ए बाई 2, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है तो आधे में डिवाइड किया होगा उसने, लिख सकते हैं। अब एडीसी का एरिया तो हाफ ऑफ एडी इंटू बी इंटू साइन ए बाई 2, वापस सेम फॉर्मूला, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। तीनों जगह से पहले तो 1/2 कैंसिल कर ले, साइन ए के फॉर्मूला 2 sin a by 2 cos a by 2, तो BC into 2 sin a by 2 into cos a by 2, sin 2 थीटा वाली फॉर्मूला। यहाँ पर क्या कॉमन है, पहले तो AD into sin a by 2 भी कॉमन, तो क्या बचा B प्लस। अच्छा मैं क्या दोनों तरफ से sin a by 2 कट कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। इसमें इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि इसमें मुझे कंफर्म है कि जीरो नहीं होगा, क्योंकि इसको जीरो होने के लिए एंगल ए को जीरो होना पड़ेगा, वो पॉसिबल है, ट्रायंगल कैसे बनेगा। तो मैं कंफर्म है कि जीरो नहीं है तो मैं कट कर सकता हूँ, वरना नहीं कर सकता। तो बचा क्या वाक्य, 2BC अपॉन B प्लस C इंटू cos a by 2 इक्वल टू 8 है। और AD क्या है आपका, एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर की लेंथ, एंगल बाइसेक्टर का लेंथ फाइंड करने की फॉर्मूला जो आप लोगों को पढ़ाया होगा मैंने, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ाया होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में पढ़ाया होगा। AD इक्वल टू 2BC, और याद रखना भी सिंपल है, ऐसा नहीं कुछ कॉम्प्लिकेटेड, ये हार्मोनिक मीन है। 2BC अपन B प्लस C क्या होता है, जो एंगल बाइसेक्टर ले रहे हो उसका एडजेसेंट साइड कौन है, B और C, उसका हार्मोनिक मीन इनटू उसका कोस का हाफ एंगल। तो उसका ऊपर कोई मुझे पूछे कि B का लेंथ क्या होगा, तो क्या बोलोगे, 2AC अपॉन A प्लस C इंटू cos C, तो CM का लेंथ क्या होगा, 2AB अपॉन A प्लस B इंटू cos C बाय 2, उसका भी जरूरत पड़ सकती है। जैसे इसमें ये क्वेश्चन नहीं होगा अगर ये नहीं पता होगा, क्योंकि उन्होंने एंगल बाइसेक्टर की बात कर लिया। अब क्वेश्चन को पढ़ोगे आप लोग, ये एंगल बाइसेक्टर का लेंथ होगा, जरूरत पड़ती है तो इसको याद रखना पड़ेगा, या तो फिर डिराइव करना आना चाहिए, भूल जाओ तो। अब देखो 11th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आप लोग एक बार देख लेते। तो फिगर शोज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विद एंगल B इक्वल टू एंगल C, एंगल B और एंगल C सेम दिया हुआ है आपको। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, तो मतलब ये BP क्या दे रखा है, एंगल बाइसेक्टर, intersect the side AC at the point P. Suppose that BC remains fixed, BC को फिक्स कर दे, but the altitude AM approaches to the zero. AM किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को। AM अप्रोच AM टेंडिंग टू जीरो कब होगा, जब A और M पॉइंट सेम, जब A टेंडिंग टू M होगा, दोनों का लेंथ कब जीरो हो जाएगा, जब दोनों पॉइंट सेम हो जाए। तब उस डायग्राम में सोचेंगे कि if A is approaching to M, if A is approaching to M, then AM is approaching to 0. और अगर आप सोचो कि इस ट्रायंगल में ये जो AM था आपका,
यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा था, मतलब एक तरह से मीडियन भी होगा फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना? पहले देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है आइसोसेलेस है और यहाँ पर एक एंगल बाइसेक्टर दिया है। अब आप सोचिए कि A इज अप्रोचिंग टू M, therefore AM टेंडिंग टू 0, मतलब ये A कहाँ चला गया होगा? M के ऊपर। A अगर M के ऊपर चला गया तो एंगल B तो 0 नहीं हो जाएगा, मतलब ये पूरा लाइन उठ के यहाँ आ गया, सही है? तो एंगल अब देखो कितनी साइड हो जाए, एंगल B टेंडिंग टू 0, दूसरा AB टेंडिंग टू BM, तो इसका यहाँ आने का मतलब क्या हुआ, ये यहाँ आ गया। और अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल तो BC आपका A बोला जाता है ना, BC को क्या बोलते हैं? A AB को, AC को, अच्छा, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल से मीडियन भी है, PL कितना? A/2, जिसमें C इज अप्रोचिंग टू A/2। इतनी सारी चीजें पता चलती हैं विद सेंटेंस से, राइट? अब देख लेते हैं आपको पूछा क्या है। सो दैट A टेंडिंग टू M वो सब हो गया। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ BP, मतलब लिमिट BP का फाइंड करना है कब? जब A इज टेंडिंग टू M। और BP मतलब क्या? एंगल बाइसेक्टर, जिसकी फॉर्मूला अभी हमने देखा, क्या हो जाएगा BP की फॉर्मूला? 2AC अपॉन A plus C into cos B/2। लिमिट A टेंडिंग टू मतलब B टेंडिंग टू 0, तो B 0 अप्लाई होगा तो cos 0 1 हो जाएगा, और C किसको अप्रोच कर रहा है? A/2, तो C की जगह पर अगर A/2 रख लिया जाए और नीचे A plus A/2 तो 3A/2, ये 2 और 2 कैंसिल ना, तो A एक बार कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या आपके पास? 2A/3 C हो जाएगा। इसमें मेन है वो एंगल बाइसेक्टर की फॉर्मूला ध्यान में रखनी पड़ेगी। 15 देख लो, 20 16 देखो इसमें आपको पूरा थियरी दिया हुआ है, मतलब पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसको पढ़ते और समझते हैं। तो फिगर बोले फिक्स सर्कल C1 आपका फिक्स सर्कल है विद द इक्वेशन x - 1 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू इसका टेंशन क्या होगा? 1,0 रेडियस 1, और बोला है कि इन दिस श्रिंकिंग सर्कल C2 विद रेडियस r एंड सेंटर एट द ओरिजिन, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r, कैपिटल R को नाम दे देते हैं एक बार। P is the point 0, r, अच्छा इसमें दिया है वो एक रेडियस स्मॉल r है, क्योंकि P का कोऑर्डिनेट दे रखा है ना 0, r, तो ओरिजिन से उसका डिस्टेंस r ही हो जाएगा। तो C2 सर्कल का इक्वेशन आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, और C1 ऑलरेडी गिवन है। फिर बोले Q is the upper point of intersection of the both the circle and R is the point of intersection of the line PQ and the x-axis. PQ and the x-axis. The coordinate of the point R is C2 shrink. C2 shrink का मतलब क्या हुआ? C2 आपका shrink हो रहा है तो C2 में रेडियस कैंसिल होता है, रेडियस सर्कल में होता है क्या हुआ? C2 shrink कब होगा? जब उसका रेडियस अप्रोचिंग टू 0 होगा, तो उस टाइम पर R क्या होगा? तो R को ढूंढना पड़ेगा। R ढूंढने के लिए आपको PQ लाइन का इक्वेशन चाहिए होगा, क्योंकि PQ लाइन का इक्वेशन अगर मुझे मिल जाता है तो उसमें y को 0 रखूंगा तो R का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा ना। अगर F5 हो जाएगा कोऑर्डिनेट R चाहिए, फिर तो लिमिट लगाओगे, तो वो कोऑर्डिनेट R चाहिए तो R का एक्स एक्सिस पे, R अगर एक्स एक्सिस पे अगर मुझे उस लाइन का इक्वेशन मिल जाए तो उसमें y को 0 रखूंगा तो R का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो मेरा पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए PQ लाइन की इक्वेशन ढूंढने, और लाइन का इक्वेशन ढूंढने के लिए क्या चाहिए? पॉइंट और दो पॉइंट, एक पॉइंट दिया हुआ है,
दोनों सर्कल की इनफिनिटी पॉइंट से दूसरा पॉइंट आ जाएगा। अब आपको सिर्फ दूसरा पॉइंट चाहिए क्यू, और क्यू ढूंढने के लिए क्या करोगे, दोनों सर्कल की इक्वेशन तो पता ही है, सोल्व करूंगा तो मुझे क्यू का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। वो भी क्यू का कोऑर्डिनेट किसके टर्म में मिलता होगा, स्मॉल आर के टर्म में। और लाइन ही अगर आर के फॉर्म में होगा तो उसमें एक्स को 0 भी रखोगे, सॉरी वाई को 0 भी रखोगे तो भी एक्स का कोऑर्डिनेट तो आर के फॉर्म में मिलेगा, राइट। तो फिर आपके पास सर्कल क्या है, x minus 1 whole square plus y square equal to 1 and x square plus y square equal to दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, मैं तो y square कैंसिल, x minus 1 का स्क्वायर माइनस x square equal to 1 minus r square, ब्रैकेट ओपन कर दो, x square भी कैंसिल, क्या माइनस 2x प्लस 2x, सॉरी माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 1 minus r square 1 भी कर, 2x equal to r square, तो x equal to r square by 2, तो क्यू पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मिल गया, उसको यहाँ पर पुट कर लिया जाए r/4/4, तो y स्क्वायर क्या होगा, r स्क्वायर माइनस r/4/4, तो y क्या हो जाएगा, अच्छा y स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3r²/4 है ना, तो y क्या होगा, √3r/4 r/4 है, तो r स्क्वायर कॉमन आएगा बस, या एलसीएम ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस r स्क्वायर रूट के अंदर डिवाइड बाय 2 और इंटू r स्क्वायर जो कॉमन लिया होगा, ये y की वैल्यू आई, तो ये पूरा किसका कोऑर्डिनेट आ गया, q का, और p का कोऑर्डिनेट है आपके पास, q का कोऑर्डिनेट जो pq लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा, उसमें y को 0 रख लेना, तो r का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, उसमें लिमिट r टेंडिंग टू 0 डायरेक्टली अप्लाई कर लेना। ट्वेंटी में तो हमें तो दोनों सॉल्यूशन दे रखे, भाई ने दो अलग अलग लोगों ने एक ही क्वेश्चन को सोल्व किया, दोनों का आंसर अलग अलग है, तो वो जानना चाहते कि इसमें गलत कौन है और क्यों। ये पूछने का रीजन है कि भाई बच्चों का कंसेप्ट शायद सही है ना बच्चों, क्योंकि आप गलती किसी का तभी ढूंढ पाओगे जब आपको खुद के कंसेप्ट क्लियर हो, वरना गलती कैसे ढूंढोगे, आपको गलती ए ने सोल्व किया तो आंसर e⁻1/2 आया, बी ने सोल्व किया तो आंसर e आया, तो एक तो गलत है। कौन गलत है आप लोग चेक करो एक बार, देखो ए ने तो क्या सोल्व किया है, उन्होंने ई रेस्टोरेंट को तो कुछ किया नहीं अभी के लिए, तो उन्होंने पहले जो n/n+1n² था उसको वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, मतलब उसने जो ए ने सोल्व किया उसको देखो उसने क्या किया, उसने तो फर्स्ट स्टेप जो है ना, उस फर्स्ट स्टेप में उसने पूरे टर्म को इस तरह से लिख दिया है, e का पावर लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट n² इनटू ln ऑफ n अपॉन n+1 ऐसे लिख दिया। ऐसे कैसे लिखा होगा, तो उसमें वो वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर ली, कौन सी, a⁻log a ऑफ b को आप क्या लिख सकते हो, b है ना, a⁻log a ऑफ b को आप क्या लिख सकते हो,
बी, ये प्रॉपर्टी आपके पास, ये सेम होगा तो आंसर क्या हो जाएगा बी। अब इसको सोल्व करो, ये n स्क्वायर कहाँ जाएगा पावर, अगर ये n स्क्वायर पावर में गया तो ln का बेस क्या है ये e और ये e सेम होगा तो बचेगा क्या n अपॉन n प्लस 1 रेशो में वही तो दिया, ठीक है। और ये प्लस n कैसा है, वो e का पावर n था, दोनों e के पावर में था तो प्लस, ठीक है। उसका फर्स्ट स्टेप ये, ये फर्स्ट स्टेप करने के बाद उन्होंने फिर प्रॉपर्टी यूज किया है, उसने n को 1/x लिया है, वो हम नहीं भी लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम डायरेक्टली अगर इसको सॉल्व करें जो उन्होंने किया है उसी को, ये जो पूरा टर्म है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो उन्होंने किया है मैं आपको सिंपल कर लेता हूँ, उसने एजम्पशन वगैरह किया है तो जरूरत है नहीं। ये जो पार्ट है आपके पास ln n अपॉन n प्लस 1, उसका अगर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो आप लोग तो लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या लिख सकते हो इसको, n स्क्वायर इंटू ln n माइनस ln n प्लस 1 प्लस n, ठीक है। ये जो n स्क्वायर है, इस n स्क्वायर को ऐसे लिख सकता है इसको ln n अपॉन n प्लस 1, मतलब दोनों में से पहले तो कॉमन क्या था n कॉमन लिया, log a बाई b को क्या लिखोगे log a माइनस log b, n कॉमन लेने का यहाँ पर क्या बचा होगा n बचा होगा, उसको डिनोमिनेटर बना लिया, करेक्ट। उसके बाद इसमें प्रॉब्लम, इस स्टेप में प्रॉब्लम है बिकॉज अब ये तो इनफाइनाइट वन इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, बट आप डायरेक्ट लोड लगा नहीं पाओगे बिकॉज ऑफ दिस है ना। तो फिर मुझे ये प्रॉब्लम कर रहा है ये ln n, क्योंकि ln 1 प्लस n का थोड़ा सीरीज भी लगा लेता, मेरी प्रॉब्लम वो ln n है। ये काम इसको ऐसा कर लेते हैं, e रेज़ टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n स्क्वायर ln ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई n, इनको अगर डिवाइड कर लूंगा तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई, ठीक है। तो e रेज़ टू पावर लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट n स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूँ ln 1 जो 0 हो जाएगा तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, माइनस ln ऑफ 1 प्लस 1 बाई n। तब यहाँ तो सीरीज लगा सकता हूँ, और यहाँ पर जब सीरीज लगाऊंगा तो लॉग की सीरीज लगाएंगे, तो जब लॉग की सीरीज लगाओगे आप लोग
तो ln 1 प्लस x वाली सीरीज लगाओगे, क्या होता है ln 1 प्लस x वाली सीरीज? x रेज टू 1 अपॉन 1 एक्सपोनेंट में, तो 1 बाई n रेज टू 1 बाई 1 माइनस 1 बाई n रेज टू बाई 2, फिर पावर बढ़ते जाता है और उसी का पावर नीचे भी आते जाता है। तो क्या होगा उसके बाद प्लस 1 बाई n का होल क्यूब अपॉन 3 कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक, और ये प्लस n अलग से है आपके पास। आप जब ब्रैकेट ओपन करोगे n स्क्वायर के साथ ये जाएगा, तो एक बार n कट, क्या बचेगा? ये स्क्वायर अंदर है n बचेगा और आगे ऑलरेडी एक माइनस, वो माइनस है और ये प्लस है, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या अब क्या बचेगा? e रेज़ टू पर जो आपका टेंशन तो घट गया, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी और n स्क्वायर अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस प्लस होगा और n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 1 बाई 2 होगा। फिर n स्क्वायर अंदर जाने के बाद भी n क्यूब का n स्क्वायर कट होने के बाद एक n बचेगा, उसके बाद पावर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, नीचे n बचता है, और उन सब में जब n को इनफिनिट रखोगे और ये सब तो कर लिया ना, तो बाकी सारे जीरो देंगे, बचेगा 1 बाई 2, तो उसका आंसर आ गया e रेज़ टू 1 बाई 2। उन्होंने भी वही किया, उन्होंने बस वो n टेंडिंग टू, इसको थोड़ा इजी करने के लिए 1 बाई n को x बोल दिया, जिससे x टेंडिंग टू 0 हो गया, फिर उसने वो सीरीज अप्लाई की, तो बात एक ही है। तो ये तो सही लग रहा है पूरा अप्रोच, राइट। अब b पे आते हैं। b का देखिए आप लोग, b का बहुत जल्दी आंसर आ गया, एक में तो फिर भी थोड़ा काम करना पड़ा, ये उसने तो फटाफट कर दिया और उसका आंसर दिया गया। e के पावर में लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट n स्क्वायर, उसने क्या किया वो पता चला आपको उन्होंने क्या किया? उसने वो वाली जो प्रॉपर्टी थी ना वेरिएबल एज टू वेरिएबल, वो यहाँ पर अप्लाई किया, और वो अप्लाई करने के लिए आपको पहला टर्म क्या चाहिए? 1 क्या चाहिए? 1। तो अगर आप +1 करोगे तो -1 भी करोगे, n अपॉन n प्लस 1 -1, तो एलसीएम लोगों तो क्या बचेगा? -1 बाई n प्लस 1, क्या बचेगा? 1 प्लस -1 अपॉन, और फिर ये n को इनफिनिट रखूंगा तो 0 हो रहा है, तो प्रॉपर्टी के हिसाब से माइनस होगा 1 प्लस n, उसका रेसिप्रोकल ऊपर चाहिए तो सामने उसको हटाने के लिए -1 अपॉन 1 प्लस n, और फिर ये n स्क्वायर को, और इसका आंसर कितना? e। तो अब क्या बच गया? e के पावर में लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट -n स्क्वायर अपॉन ये 1 प्लस n, करेक्ट, और उसका ऑलरेडी इंटू e रेज़ टू n था, तो e रेज़ टू n का यहाँ पर प्लस n कर सकता हूँ, बेस में तो पावर का एडिशन हो जाएगा, राइट। अब क्या कॉमन यहाँ से? n, ये एलसीएम ले लो, एलसीएम लो, n स्क्वायर और ये n स्क्वायर, क्या बचा होगा? n अपॉन 1 प्लस n, आईएस पावर से ऊपर नीचे डिवाइड कर लेता हूँ, तो क्या बचेगा? 1 अपॉन 1 बाई n प्लस 1, n को इनफिनिट रखूंगा तो 1 बाई इनफाइनाइट, तो रहा क्या? दोनों ने किया, तो कौन से ये दोनों का आंसर गलत आया, मतलब अलग लगा रहा है। उन्होंने जो क्यों कर दिया तो बताओ कौन गलत है, कोई से गलत होगा। थोड़ी मुश्किल है, तो सेम मिस्टेक मैंने वहां किया था, वही मिस्टेक उन्होंने यहाँ किया है। उन्होंने ये आंसर कैसा है आप लोगों का? ये आंसर कैसा है? जब उन्होंने लिमिट अप्लाई किया तो आया ना, इसका आंसर ई कैसे बना? तो लिमिट यहाँ लगा ही नहीं,
लिमिट लगाने के बाद वो n एक साथ में ऐड कर लिया, तो लिमिट अगर यहाँ लगा होगा यहाँ पर भी तो लगाया होगा e∞, वो लगाया ही नहीं, सिर्फ लिमिट उन्होंने यहाँ लगाया और इसका जो आंसर है फिर उन्होंने e∞ अलग से कंसीडर किया और वो प्लस एड कर लिया। ऐसा नहीं होता क्योंकि लिमिट लगा होगा तो फिर हर जगह पर लगता होगा, तो बी गलत है क्योंकि लिमिट आप हर जगह, जैसे मैंने वहां पर तो गलती की, बेसिक गलती यहाँ पर आप लिमिट हर जगह पर एक साथ ही लगा होगा। एक बार फिर यहाँ पर देखो ना, इसके डाउट बाद में डिस्कस करते हैं। आप लोगों को इसका नेक्स्ट टॉपिक है, तो आप लोग अभी छुट्टी होगी तो कुछ काम करो तुम लोग, जिससे हम लोगों ने अभी तक एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पे डिस्कस किया, लिमिट के क्वेश्चंस का अलग अलग अप्रोचेस सीखे। फिर मुझे आपको एक बार सेंबिस थ्योरम को कैसे अप्लाई करना होगा बताना रहेगा, तो बहुत कम केस में यूज होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक होता है लिमिट के बाद होता है कंटिन्यूटी। तो लिमिट एग्जिस्टेंस और कंटिन्यूटी के बीच में क्या फर्क होता है? तो नाम में देखिए ना, कंटिन्यूटी साइन कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस? हाँ, मतलब इनडायरेक्टली हम ये बोलते हैं कि हम जब ग्राफ बनाते हैं तो हाथ नहीं होता है। मैं 10x का ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो मैं इनफाइनाइट जगह पर ग्राफ हाथ उठाऊंगा, कहाँ कहाँ पर? वो हर जगह पर जहाँ एसिम्पटोट बनेगा, और कहाँ एसिम्पटोट बनेगा? हर 90 के ओड मल्टीपल पे जहाँ cos 0 होता है, सही है? तो उसके डिसकंटिन्यूस हो गया। ग्रेटेस्ट मोड कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है? कंटिन्यूस मोड का ग्राफ बनाने के लिए हाथ नहीं उठाना पड़ता, राइट? ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ पर? हर इंटीजर फ्रैक्शनल फंक्शन डिसकंटिन्यूस कहाँ पर? हर इंटीजर, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट होता ही क्या? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूस है तो फ्रैक्शनल पार्ट भी हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूस होगा। तो फिर हम ये बोल सकते हैं, जैसे मैं आज आपके सामने ग्राफ ड्रॉ करूं, ये पॉइंट है a, 0, ये पॉइंट है 0, b। ये जो आपके सामने ग्राफ ड्रॉ किया, इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है? करता है। तो ये वाला पार्ट कौन सा है? a प्लस, ये वाला ग्राफ कौन सा है? ये वाला पार्ट कौन सा है? a माइनस। तो a प्लस किसको अप्रोच कर रहा है? b को। a प्लस किसको अप्रोच कर रहा है? b को। a माइनस भी किसको अप्रोच कर रहा है? सारे जो एलिमेंट्स सेम, तो कंटिन्यू लिमिट एग्जिस्ट करती है, पर क्या ये कंटिन्यूस है? नहीं है, क्योंकि जब आप लोग ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इस पॉइंट पर आपके हाथ उठाना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसको कंटिन्यूस होना है तो इस पॉइंट को भरना पड़ेगा। ये पॉइंट को भर दिया मैंने, भर दिया मतलब अब ये हाथ नहीं उठाना पड़ रहा है, तब ये कंटिन्यूस हुआ। इसका एक तो पहले तो वो पॉइंट के जहां पर फंक्शन का लिमिट एक्सटेंडिंग पीरियड जिसको अप्रोच करता है बट पहुंचता नहीं है, वो पॉइंट को आपको भरना पड़ता होगा। ये पॉइंट अगर भर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। इसका इनडायरेक्टली अभी तक क्या था, जब ये होलो सर्कल था तो x इक्वल टू a के लिए आपके पास कोई वैल्यू ही नहीं था। x इज नॉट इक्वल टू a, तो f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू b। अगर इसको भर देता हूँ x इक्वल टू a देन f ऑफ x इक्वल टू b, अगर पॉइंट भर जाता है तो कंटिन्यूस हो जाता है, सही है। तो पहले नहीं पता चलता है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर सेम है तो लिमिट एग्जिस्ट करता तभी कंटिन्यूटी की बात आएगी, क्योंकि अगर ऐसा है अभी तो कोई ये डिसकंटिन्यूस इसलिए था बिकॉज़ ये पॉइंट की वैल्यू नहीं थी मेरे पास, सपोज उस पॉइंट की वैल्यू भी है। ये 0,b है, ये 0,c है। इसकी डिसकंटिन्यूटी का रीजन ये था कि आपके पास ये पॉइंट नहीं था, इसके अंदर वो पॉइंट है पर क्या ये कंटिन्यूस है? क्यों नहीं?